Hello and welcome to Co-Learner. We are dedicated to redefine your learning experience. आज से हम लोग हमारी एक वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स के ऊपर। इसमें हम लोग क्लास 12th लेवल पे जितने भी चैप्टर मैक्रोइकोनॉमिक्स के हैं, हम वो सारे चैप्टर कवर करेंगे। इन शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको उन चैप्टर्स की समरी बताऊंगा, जिसमें आपको दो फायदे होंगे। अगर तो आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, तब आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पूरा आइडिया लग जाएगा। तो आज से काम करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं और नए चैप्टर के अंदर क्या बात करेंगे, सम बेसिक कांसेप्ट्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक्स जो डील करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मैक्रो या बड़े लेवल पे। यहां पर बात लार्ज लेवल के बारे में हो रही है। मैक्रो मीन्स बड़ा, बड़ा मतलब हर चीज पे कवरेज करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। ये प्रॉब्लम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेगी, मतलब प्रॉब्लम्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन सी प्रॉब्लम को इंक्लूड करती है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात होगी, इसका मतलब है पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल यूनिट के। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई और चीजों का सस्ता हो जाना, ये भी एक इकोनॉमिक लेवल की प्रॉब्लम है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिट, मार्केट में कितना पैसा है लोगों को उधार में देने के लिए। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी, हमारे देश की डोमेस्टिक करेंसी का बाहर के देशों की करेंसी से कितना प्राइस है, मतलब क्या रेट रहता है हमारी रुपए का बाहर के किसी भी करेंसी लाइक डॉलर, पाउंड, कोई भी रुपया। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं और हमारे इंपोर्ट कितने हैं, इनके बीच का मेजरमेंट। तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से वेरिएबल आते हैं? इसके अंदर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स, इसके अंदर वो वेरिएबल आते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरी देश की इकोनॉमी को। इट मेजरली कॉन्स्टिट्यूट्स द फॉलोइंग एग्रीगेट। कौन कौन से एग्रीगेट्स मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बना? पहला, एग्रीगेट डिमांड, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है डिमांड सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज का। डिमांड एक नीडल, एक सुई से लेकर एक एयरप्लेन, अगर एक देश की इकोनॉमी में एक साल में डिमांड किया जाता है तो उसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, अगर पूरे देश में एक साल में क्या डिमांड किया गया, इसे एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। ये मेजर करा जाएगा बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, पूरे देश में कितने खर्चे हुए एक साल में, वो मिलाकर एग्रीगेट डिमांड मेजर करी जाती है। एग्रीगेट सप्लाई, ये भी करता है सप्लाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज की। अगेन, हम लोगों की एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक कितनी चीजों की सप्लाई एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में हुई। ये टर्म इंक्लूड करता है एक्चुअल सप्लाई और ऑफर टू सप्लाई बोथ, क्या सप्लाई हुआ और क्या क्या हम सप्लाई कर सकते थे। ये मेजर करता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में ड्यूरिंग द ईयर। देन कम्स एग्रीगेट कंजम्पशन, इट इंक्लूड्स कंजम्पशन ऑफ अगेन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन को हम लोग कहां डालेंगे? एग्रीगेट कंजम्पशन के अंदर। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कंजम्पशन जो कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और एनजीओ करते हैं। हमारे देश के अंदर मेन 3 कंज्यूमर्स होते हैं, पहला हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट और तीसरा एनजीओ। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, 3 लोग मिलाकर हमारे देश का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनाते हैं। फिर आता है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कितना एडिशन इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल हुआ, मतलब प्रोड्यूसर्स ने कितना नया इन्वेस्टमेंट किया हमारे एक साल के अंदर। ये हम लोग कैसे मेजर करेंगे? हम लोग इसको मेजर करते हैं एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर ऑन सच गुड जो कि हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ाए। मतलब जब भी प्रोड्यूसर कोई खर्चा करते हैं, हम लोगों को ये देखना होता है कि क्या वो खर्चा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करा गया। इसके बाद आता है डोमेस्टिक इनकम, इसका मतलब है वो इनकम जो कि प्रोड्यूस करी जाती है इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन ईयर, मतलब वो इनकम जो कि एक साल के अंदर जनरेट करी गई। ये कैसे मेजर होगी? वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज से, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर आती है। फिर बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल पे।
जनरल प्राइस लेवल का यहाँ पर मतलब है इंडेक्स ऑफ प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के आखिर में आकर चीजों के भाव क्या चल रहे हैं, जनरल मतलब हर चीज के मिलाकर, तो उसे क्या बुलाएंगे हम लोग का जनरल प्राइस लेवल। मतलब हर चीज के प्राइस को हम लोग एक ही रेट पे जब ले आते हैं, इसे हम लोग बुलाते हैं जनरल प्राइस लेवल। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है गुड्स का। इकोनॉमी के अंदर कितनी तरह के गुड्स हमारे पाए जाते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से गुड्स हैं? सबसे पहले तो आता है फाइनल गुड, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड के दो और हिस्से हैं, कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड, और उसके बाद आता है प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स के अंदर प्रोड्यूसर गुड जो कि फिक्स असेट्स की तरह इस्तेमाल करे जाते हैं। चलिए जरा एक एक गुड के बारे में बात करने शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गुड मेरे सामने यहाँ पर आता है उसका नाम है फाइनल गुड। अब ये फाइनल गुड क्या होता है जी? फाइनल गुड का मतलब होता है एक ऐसा गुड जो कि फाइनली परचेज करता है कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट के लिए। मतलब जब एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट के लिए किसी गुड्स को परचेज करता है, उसे हम लोग बुलाते हैं हमारा फाइनल गुड। एक्सपेंडिचर इन गुड्स पे जो करा जाएगा उसे हम लोग बुलाते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वही बुलाया जाएगा दूसरा कंज्यूमर प्रोड्यूस गुड। कंज्यूमर प्रोड्यूसर गुड कौन से गुड हुए? ये वो गुड है जो कि परचेज करता है प्रोड्यूसर फॉर आइदर फॉर प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल या फिर फॉर यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब हम लोगों को हमेशा गुड का एंड यूज देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कोई गुड कंज्यूमर गुड है कि वो प्रोड्यूसर गुड है। अगर किसी गुड पे कोई नई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है और उसे कंज्यूमर यूज कर रहा है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे हम लोग बुलाएंगे हमारा कंज्यूमर गुड, और वो क्या बनाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं अगर कोई गुड प्रोड्यूसर यूज करता है अपने फिक्स असेट या फिर रॉ मटेरियल के फॉर्म पे, तो उसे हम लोग बुलाते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर गुड। कौन सा गुड? फाइनल प्रोड्यूसर गुड या फिर हमारा फिक्स असेट। अब ये फिक्स असेट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब है अगर कोई प्रोड्यूसर किसी गुड को लॉन्गर रन के लिए इस्तेमाल करता है तो वो गुड उसके लिए फिक्स असेट हो जाता है, और अगर लॉन्ग रन के लिए इस्तेमाल नहीं करता है तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाता है। जितने भी गुड्स फिक्स असेट की तरह यूज करे जाते हैं वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्रिएट कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड के बारे में। ये वो गुड है जो कि कंज्यूमर ने यूज करे थे अपने कंजम्पशन के लिए। इनको चार अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है। इनकी जो पहली कैटेगरी है वो है ड्यूरेबल गुड। ये रिलेटिवली हाई वैल्यू गुड्स होते हैं जो कि कई सालों तक इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर आता है सेमी ड्यूरेबल गुड। ये मॉडरेट वैल्यू गुड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं 1 साल या उससे ज्यादा। मतलब अगर कोई गुड 1 साल या उससे ज्यादा यूज होता है तो वो सेमी ड्यूरेबल है। कोई गुड 1 साल से कई ज्यादा आगे तक इस्तेमाल हो जाए, 5 साल 7 साल, तो वो हमारे लिए ड्यूरेबल गुड बन जाता है, जैसे कि एसी या टीवी। वही सेमी ड्यूरेबल में क्रॉकरी या फर्नीचर या क्लोथ्स। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो कि सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल बार बार नहीं किया जा सकता, जैसे कि ब्रेड, बटर या इंक। फिर आती है सर्विसेज। ये वो नॉन मटेरियल गुड्स हैं जो कि हमारी ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, जैसे कि आप किसी टीचर से पढ़ने गए, आपने किसी लॉयर से कोई सर्विस ली, किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने गए, ये सब चीजें हमारी सर्विस का पार्ट मानी जाती है। फिर आता है प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड मतलब वो गुड जो कि प्रोड्यूसर यूज करता है अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में। ये गुड रॉ मटेरियल या फिक्स्ड एसेट के फॉर्म पे इस्तेमाल करे जा सकते हैं। रॉ मटेरियल को आप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करेंगे और उससे हम लोग अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को में एक बढ़ोतरी कर देते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। ऑल्सो प्रोड्यूसर यूज कर सकता है फिक्स एसेट के फॉर्म पे भी इन्हीं गुड्स को, बट फिक्स एसेट जो होते हैं वो रिपीटेडली यूज करे जा सकते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड दो तरह के हुए, रॉ मटेरियल या फिर फिक्स गुड्स। अगर हम मानते हैं कि कारपेंटर ने वुड का इस्तेमाल करके एज अ रॉ मटेरियल चेयर बनाई और उसके लिए उसने कटिंग और पॉलिशिंग मशीन का इस्तेमाल करा, तो यहां पर वुड तो एक ही बार यूज होगी, तो वो हमारे लिए क्या बन गया? एक रॉ मटेरियल। और वही जो मशीन है वो बार बार इस्तेमाल होगी, इसलिए मशीन हमारे लिए क्या बन गई? मशीन हमारे लिए फिक्स्ड एसेट बन जाती है। यहां पर अगला पॉइंट आता है कैपिटल गुड का। हम पुरानी बात को, मशीन्स वाली बात को यहां पर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। कैपिटल गुड मतलब वो गुड जो कि प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है एज फिक्स्ड एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर।
इसे ये रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, कई साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी गुड को अगर कैपिटल गुड बनना होगा तो उसको सबसे पहले तो हाई वैल्यू का होना जरूरी है, उसके बाद उसको सेवरल ईयर्स तक इस्तेमाल करना उसका जरूरी है, और उसके बाद उसका डेप्रिशिएट होना जरूरी है। मतलब अगर कोई गुड हाई वैल्यू का है वो कई साल तक इस्तेमाल हो सकता है, और अगर वो डेप्रिशिएबल है तो वो गुड एक कैपिटल गुड बन जाएगा जिसे हम लोग फिक्स एसेट भी बुलाते हैं। वहीं इंटरमीडिएट गुड मतलब वो गुड जिसने अभी बाउंड्री नैनो प्रोडक्शन को क्रॉस ना करा हो, जिसपे वैल्यू अभी भी ऐड होनी बाकी है, और जो कि अभी रेडी फॉर यूज नहीं है अपने फाइनल कंज्यूमर के लिए। मतलब ये गुड अभी फाइनल कंज्यूमर के लिए रेडी टू यूज में नहीं आता, इस पे भी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, और अभी तक इसने बाउंड्री नैनो प्रोडक्शन मतलब इस पे और कभी कुछ काम होना बाकी इसने क्रॉस नहीं किया है। इंटरमीडिएट गुड दो पर्पस के हो सकते हैं, या तो रॉ मटेरियल के लिए या फिर रीसेल के लिए। सपोज एक कारपेंटर इस्तेमाल करता है वुड एज रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ चेयर के लिए, तो चेयर फाइनल गुड होगा, वुड विल बी रॉ मटेरियल। आपको अल्टीमेटली देखना क्या होता है, आपको देखना होता है गुड का एंड यूज। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में, तो आपको उसका एंड यूज हमेशा चेक करना पड़ेगा। कोई भी गुड अगर प्रोड्यूसर यूज करेगा तो या तो वो रॉ मटेरियल के लिए होगा या रीसेल के लिए होगा, उसमें भी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, तो वो फाइनल गुड ना मानकर क्या माना जाएगा, इंटरमीडिएट गुड माना जाता है। ये था चैप्टर का पहला हिस्सा जिसके अंदर हमने अभी तक बात करी गुड्स के बारे में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल के बारे में। अपने अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस चैप्टर के बाकी पोर्शन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आपके क्विक रिवीजन्स के लिए मिलते रहे। थैंक यू।